हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट के राजन सीरीज के अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है, तो अगर आप पहला क्लास ना देखे हो तो आप उसको भी देखें। और उसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न के 3 वीडियो भी अपलोड किए हैं और शुरू से राजन सीरीज का ये सीरीज चल रहा है, तो उसको भी आप देखें। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 59 तक पढ़ लिया था, तो आइए 60 से शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। जब भी हम क्लास में शिक्षण कार्य करते हैं तो बच्चों से प्रश्न करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? हम उसके ज्ञान का पता लगाते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीखा है और उसके स्तर का पता लगता है, क्या क्या जानता है और क्या उसमें कमी है। उस हिसाब से उसके लेवल का हम शिक्षण कार्य करते हैं। यही है इसमें। प्रश्न क्या 61 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? उत्तर, क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है। यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। क्रियात्मक शोध क्या होता है? शिक्षण कार्य में जो बच्चा या शिक्षक के बीच में जो भी कठिनाई उत्पन्न होता है उसको मिल के शिक्षक और शिक्षार्थी दूर करते हैं, उसी को क्रियात्मक शोध कहते हैं। क्रियात्मक शोध कहते हैं। जैसे कौशलात्मक शिक्षण में भी जो कठिनाई उत्पन्न होता है उसको भी क्रियात्मक शोध कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि और जो 1 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है। सही बात है, कोई भी प्रॉब्लम हो या तो उसका हल 1 मिनट में भी निकल सकता है, या बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसका हल निकल भी नहीं सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है। वही चीज़ है। प्रश्न संख्या 62 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्य के दौरान प्रश्न के क्या क्या प्रयोग 2 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और निबंधात्मक में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें हम भाव का पता करते हैं। इसमें हम मात्रात्मक ज्ञान का पता करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, और निबंधात्मक से हमें भाव का और सोच का पता लगता है कि बच्चा क्या सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। प्रश्न संख्या 63 है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए अथवा क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। कार्य क्षेत्र मतलब वही कौशल ही है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कौशल से संबंधित शिक्षण कार्य में जो होता है, कौशलात्मक शिक्षण में जो भी उसमें बाधा उत्पन्न होता है उसी को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। प्रश्न संख्या 64 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर देखते हैं इसका। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। मतलब कि जो कोई भी हम कौशलात्मक कार्य सीख रहे हैं उसमें जो भी समस्या है कम समय में उसको दूर करना क्रियात्मक शोध के ही द्वारा संभव है। इसमें हम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों काम करते हैं, मतलब एक टॉपिक में जो भी समस्या उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 65 है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना फिर वही आ गया। देखिए हम लोग उत्तरी में भी पढ़े हैं और बहुविकल्पी में। परिकल्पना का अर्थ होता है निश्चित अनुमान। बस इतना आप याद रखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर क्या दिया है। परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधि से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। परिकल्पना से मतलब कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये कितने समय में ये समाप्त हो सकता है। तो उसका और जो हम लोगों ने मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कोई शोध चल रहा है, कोई कठिनाई आई है, या किसी बच्चे के अंदर कोई कमियां है, उसको दूर करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं या फिर उसको हम व्यक्तिगत कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो वो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसकी हम लोगों ने परिकल्पना कर ली और उसी के अनुसार काम करेंगे कि वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए, मतलब वो सीख जाए उस चीज़ को। तो वही है कि परिकल्पना के अभिप्राय उन क्रियाविधि से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है और वो अनुमान के अनुसार हम काम करते हैं। प्रश्न संख्या 66 है,
मांसपेशियां एवं आंतरिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो मांसपेशी जो भी हम कार्यात्मक कार्य करते हैं उसी को हम कौशलात्मक कार्य ही कहते हैं। मांसपेशियों का यूज होता है, हम हाथ पैर चलाएंगे जिसमें आंतरिक हमारी गतिविधियां भी शामिल होंगी, तो वो कौशलात्मक कार्य होता है। कौशलात्मक पक्ष से उत्तर हो जाएगा कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष को ही हम क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 67 है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन से क्या लक्ष्य है, मतलब क्यों मूल्यांकन किया जाता है? ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर देखते हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन निर्देशन में मदद देता है। मूल्यांकन से मेनली ये पता लगता है कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, ये सब लिखा हुआ है। अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, अधिगम्य वृद्धि पता लगता है कि बच्चे कितना सीख रहा है, किस गति से सीख रहा है, कितना सीख लिया है, कितना बाकी है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही तो पता चलता है। और जो हम मूल्यांकन ना करें, केवल पढ़ाते जाएं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उत्तर, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें जो भी कमियां रह जाती हैं, उनको दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और इसी का एक बहुत माइनर डिफरेंस से एक वर्ड होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण वो होता है बच्चों की कमियों को पता लगाने को निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। पहला है शोध से पूर्व की स्थिति, दूसरा है शोध के बाद की स्थिति। उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। सबसे पहले हम काम करना स्टार्ट करते हैं किसी भी समस्या पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम शोध स्टार्ट किए हैं उसके पहले स्थिति क्या है, और जब कर रहे हैं उसके बाद की स्थिति क्या है, तो जरूर बदलाव हुआ होगा। बदलाव हुआ है और जो हम सकारात्मक बदलाव हुआ है तो हमारा शोध सही दिशा में है और हम सही काम कर रहे हैं। तो ये है उनका विश्लेषण, ऐसे किया जाता है कि मतलब अब तुलना करके ही विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है, अवलोकन क्या है? अवलोकन को देखते हैं क्या है। उत्तर है, अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। अवलोकन मतलब होता है कि जब भी हम कोई क्रियात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत शोधकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी उसका ओवरव्यू लेना, उसके बारे में अवलोकन कहलाता है। प्रश्न के 71 है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोतों से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर सकता है, तो उसको हम प्रश्नावली कहते हैं। जो प्रश्नावली है क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। शोधकर्ता जो होता है समस्या से समाधान हेतु स्रोतों से विभिन्न जानकारी प्राप्त करता है और प्रश्न करता है, उसी को हम प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? तो ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है, ये पहले भी आ चुका है, फिर से देख लेते हैं। उत्तर है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन 2009 में लागू हुआ। इसमें सिर्फ आपको सन याद करना है, 2009 में लागू हुआ। अब 2009 से एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 2009 में ही लागू हुआ था। और ये संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये तो लागू आया तो ये संविधान में बदलाव हुआ 2009 में, लेकिन ये लागू हुआ प्रैक्टिकली रूप में सभी स्कूलों में 1 अप्रैल 2010 से। इसको अब जब लागू हुआ पूछेगा उस प्रश्न को, तो 1 अप्रैल 2010 लिखेंगे, और कब वो प्रस्ताव रखा गया तो 2009 में 86वां संविधान संशोधन। इतना आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है,
युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? उत्तर, युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों के शब्द जोड़ दिए रहते हैं। बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि जो एक सहपाठी होता है क्लास का, एक आपका जो बगल में बैठने वाला दूसरा स्टूडेंट होता है, एक दूसरे का ये मूल्यांकन करते हैं। इसी को युग्म मूल्यांकन कहते हैं। और जोड़े में प्रश्न रहते हैं, ये एक इससे पूछेगा और ये दूसरा वाला इससे पूछेगा। वो आपस में ही मूल्यांकन करते हैं, अपनी कॉपियों का जांच वो खुद करते हैं एक दूसरे का। इसको हम युग्म मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो ये भी 2-3 बार पूछ चुका है, ये फिर से आ गया है। उत्तर है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। आप सारा काम करते जाते, पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसमें विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, उसमें शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, लास्ट में जाके निष्कर्ष निकलता है। तो अंतिम चरण जो होता है निष्कर्ष या परिणाम का होता है, जो उस समस्या का हल निकल जाता है। तो इतना याद रखेंगे आप, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष या परिणाम होता है। प्रश्न संख्या 75 है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। इसमें वही चीज़ लिखा है, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू होता है एक्चुअली। इसमें जो होता है, जो शोधकर्ता होता है और साक्षात्कारदाता यानी जो साक्षात्कार इंटरव्यू दे रहा है, वो आमने सामने बैठ के प्रश्न उससे पूछा जाता है, वो जवाब देता है। इसमें पर्सनालिटी भी चेक किया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, बोलने की तरीका क्या है, और व्यवहारिक गुण उसका कितना है, उसका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये सब साक्षात्कार से पता चलता है। प्रश्न संख्या 76 है, ये आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी तो किसी ने लिखा ही है। जो राजन सीरीज है, ये भी किसी ने लिखा है। और जो आप सही सही अपने पास से भी लिख देते हैं साक्षात्कार के बारे में अपने अपने वर्ड में, वो भी सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम रट्टा मारेंगे, जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव लिखिए, सही लिखिए, जो जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको नंबर मिल जाते हैं डीएलएड में। तो प्रश्न संख्या 76 है, न्यायादर्श सैंपल की विशेषताएं बताइए। उत्तर में पहला है, न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा है, न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वो जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इसे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। जो न्यायादर्श होता है, ऐसे सैंपल, ऐसे इसका चयन ऐसे करना चाहिए जो जो समान तरह की जनसंख्या है, समिष्ट मतलब होता है समान, एक तरह की जनसंख्या हो, सब पे वो लागू हो और वो सबका प्रतिनिधित्व करे, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रश्न के 77 है, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। उत्तर है, जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। तो विद्यालय का भी ग्रेडिंग होता है कि कौन सा विद्यालय की 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, मतलब वो किसके अंतर्गत आता है, वो सब विद्यालय की भी ग्रेडिंग की जाती है। बहुत जो पिछड़े क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, वो बहुत पिछड़े हुए हैं, ना कि उनके जो क्लासरूम्स अच्छे नहीं हैं, और वहाँ ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और बहुत सारे ना परिवेश ही अच्छा है, वहाँ पे नामांकन और उपस्थिति भी बहुत कम रहती है बच्चों की। तो विद्यालयों को भी ग्रेडिंग दी जाती है। तो उनकी सिस्टम क्या है और कितने अंक किस पे दिए जाते हैं, ये देखते हैं हम लोग। आगे दिया है, विद्यालय में के ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु। ये जो 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को ग्रेडिंग दी जाती है। और किस पे कितना अंक दिया जाता है, इसको आप देखिए। भौतिक परिवेश, भौतिक परिवेश, वहाँ का परिवेश कैसा है विद्यालय जहाँ पे है, उसके लिए उसको 5 अंक दिया जाता है। सामुदायिक सहभागिता, वहाँ के जो समुदाय है, समाज है, कितना सहभागिता दिखाता है विद्यालय में, उसके लिए 5 अंक दिया जाता है। नामांकन एवं उपस्थिति में 15 अंक दिया जाता है कि बच्चों की अच्छी नामांकन है और उपस्थिति भी अच्छी हो रही है उस विद्यालय में, तो उसको 15 अंक दिया जाएगा। उस हिसाब से कम है तो उसी अनुसार धीरे धीरे कम नंबर पाते हैं। और शिक्षण का स्तर कैसा है, अच्छे शिक्षक है, कैसे पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, उसके लिए 20 अंक दिया जाता है। सत्र परीक्षा के आधार, सत्र परीक्षा के आधार पे जो सत्र परीक्षा होता है, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया,
तिमाही होता है, अर्धवार्षिक होता है और वार्षिक होता है, उसके लिए उसको 55 अंक दिए जाते हैं। और छात्रों का शैक्षिक स्तर के लिए 100 अंक दिया जाता है। सभी छात्रों का टेस्ट लेके उनका शैक्षिक स्तर चेक किया जाता है कि किस स्तर तक बच्चे इस विद्यालय में सीखे हैं। तो विद्यालय का ही देन है कि कैसा विद्यालय है, अच्छा विद्यालय हो तो बच्चे अच्छे होंगे, और उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे नहीं होंगे। तो इसके लिए उनको 100 अंक दिया जाता है। तो इस आधार पे विद्यालय का ग्रेडिंग किया जाता है। ये सारे बिंदु आप ऐसे, ये पूछेगा तो ऐसे आप चार्ट बना देंगे। प्रश्न संख्या अगला है 78 है। छात्र प्रोफाइल क्या है? उत्तर, छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उनके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। तो जो लिखा है, छात्र का प्रोफाइल ये होता है कि जिस दिन से बच्चा जब क्लास में जाता है, पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है, तो सबका अलग अलग बच्चों का प्रोफाइल बनता है, और उसमें उस शुरू से उनके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनको ग्रेडिंग किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं, और साल के अंत में वो प्रोफाइल के अनुसार उनकी रिपोर्ट बनता है कि वो किस लायक हैं, किस ग्रेड में आते हैं, कितना नंबर पाए हैं, उनके सभी पक्षों का ध्यान में रखा जाता है। इसको छात्र प्रोफाइल कहते हैं। इसको पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। पोर्टफोलियो भी उसी को कहा जाता है, छात्र प्रोफाइल को ही। प्रश्न संख्या 79 है। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं? मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं सरकारी विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में? तो क्या है? सत्रीय परीक्षा। सत्रीय परीक्षा मतलब होता है तिमाही परीक्षा, जो 3 महीने पे ली जाती है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो 6 महीने पे होती है। वार्षिक परीक्षा जो साल के अंत में ली जाती है, उस क्लास के अंत में ली जाती है। इसको योगात्मक परीक्षा भी कहते हैं। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन क्या है, इसकी परिभाषा देना है। उत्तर, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मूल्यांकन से ही तो पता लगता है कि बच्चा कितना सीखा है और सच में सीख रहा है कि बस ऐसे ही। तो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो ये मूल्यांकन का परिभाषा हो जाएगा। मूल्यांकन से पता लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं अथवा नहीं, या अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 81 है। क्रियात्मक शोध की 2 विधियां विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2017 और 22 में पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेंगे। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं क्या क्या है? पहला है, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। जो शोध किया जाता है तो अनुभवजन्य होगा ही, क्योंकि खुद किया जाता है, बच्चे और शिक्षार्थी खुद मिल के करते हैं, तो उनको तो खुद अनुभव होगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इसको दूर कर रहे हैं। तो ये अनुभवजन्य होता है। दूसरा है, यह शोध समस्या के संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता, स्वतंत्र रूप से बच्चे और शिक्षार्थी मिलके किसी समस्या का हल ढूंढते हैं, तो इसको क्रियात्मक शोध हो जाता है, और काम करते हैं उस पर। तो किसी का इस पर नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण से हट के इसको पूरा किया जाता है। यही है इसका विशेषता, दूसरा विशेषता। प्रश्न संख्या 82 है। नवाचार से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। प्रश्न 2019 में पूछा है। शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है, ये प्रश्न 2018 में पूछा है। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन बस बदल के पूछा गया है। नवाचार का अर्थ क्या है, नवाचार से आप क्या समझते हैं, नवाचार से क्या आशय है, तीनों बात एक ही है, और ये 2019 और 18 में पूछा हुआ भी है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। किसी भी कार्य में नवीनता लाना, उसमें नयापन लाना ही नवीनता है, उसको नवाचार कहते हैं। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार आ गया है, जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग रहे हैं, स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। शिक्षण विधियों में बदलाव हो रहा है। बच्चों को पहले डरा धमका के पढ़ाया जाता था और शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, अब बाल केंद्रित हो गई है। बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों को मारना पीटना नहीं है आज के मतलब शिक्षण में। और बच्चों को कुछ भी करना ही नहीं है आज के शिक्षा में। बच्चा खेल विधि द्वारा सीख रहा है, स्वतंत्र सीख रहा है, उसको रोकना टोकना नहीं है। उसकी गलती कर रहा है, वो भी उसका ही एक चरण है, सीखने का ही एक चरण गलती करना भी माना जाता है। तो ये सब नवाचार है। प्रश्न संख्या 83 है।
क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान या प्रयास खुद उनके द्वारा ही किया जाता है। क्रियात्मक वही चीज़ है, कितनी बार क्रियात्मक संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। इस टॉपिक को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। क्रियात्मक शोध वो होता है कि जो भी आप कौशलात्मक या क्रियात्मक कार्य कर रहे हैं, कोई भी चीज़ या तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप खुद खोज रहे हैं थोड़ा सा शिक्षक की मदद लेके, और जो नहीं हो पा रहा तब उसमें शिक्षक पूरा तरह से प्रतिभाग करेगा और दोनों मिल के उसका सलूशन ढूंढते हैं। उसी को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, कि प्रश्न छोटे हो, ये नहीं कि बहुत बड़े प्रश्न दे दिए। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वो थोड़ा सरल हो। पुस्तकी भाषा अलग ही भाषा होता है, मतलब व्यवहारिक भाषा हो, मतलब बच्चा अच्छा आसानी से समझ जाए। वह विचारोत्तेजक हो, मतलब वो उत्तेजित करे बच्चे को। प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करते हो, कन्फ्यूजन न पैदा करता हो। प्रश्न प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, और जो जितना में बच्चा है उतना ही में प्रश्न होना चाहिए। जिस लेवल का बच्चा है, जिस क्लास का, उतना ही लेवल का प्रश्न होना चाहिए। उनमें क्रमबद्धता हो और सिस्टमेटिक प्रश्न हो। तो ये सब प्रश्न अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हैं। ये तो एक ये गद्य के रूप में लिख दिया है। आप बेटर होगा कि ये जब एग्जाम में पूछेगा तो 1-2 करके देखिएगा। पॉइंट दे के जब लिखेंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा और अच्छे अंक मिलेंगे, मतलब नंबर नहीं कटेंगे और अच्छा देखने में मिलेगा, सुविधा होगी पढ़ने में। ये सारे अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 85 है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। अब कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। उत्तर क्या दिया है, कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो सही बात है कि कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बच्चे का पूर्व ज्ञान का पता चल सके, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जा सके। तीसरा आप लिख सकते हैं कि पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए, उसको दोहरा सकते हैं आप प्रश्न पूछ के। जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप पूछ के पता कर सकते हैं बच्चों ने सही से पढ़ा है कि नहीं, बच्चे को याद है कि नहीं। और उनका अभ्यास भी होगा। उस प्रश्न को दोबारा दोबारा जब हम बच्चों से पूछेंगे तो उनका अभ्यास भी होगा और उनके शक्तियों का भी पता चलेगा कि उनकी मानसिक शक्तियाँ क्या है, उनको समझ में कितना आ रहा है। ये सब सारी चीज़ें, सारा डिटेल बच्चे से प्रश्न करने से ही पता चलता है। प्रश्न संख्या 86 है, परिकल्पना से आप क्या आशय है, अथवा परिकल्पना क्या है। परिकल्पना मतलब आप सिंपल याद रखिए, निश्चित कल्पना को ही परिकल्पना कहते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। प्रस्तावित उत्तर मतलब वही हुआ अनुमान लगाना। प्रस्तावित यानी उत्तर का जो जो आंसर देना है उसका निश्चित अनुमान लगाना ही परिकल्पना है। ये भी लिख सकते हैं, जो दिया है शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है, ये भी लिख सकते हैं आप। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, तो 2023 छोड़ के 24 में इसकी पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि डीएलएड में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। इसमें यूनिक क्वेश्चन कम ही होते हैं, ज़्यादातर तो रिपीट ही होते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। उत्तर, छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों एवं मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जो व्यापक मूल्यांकन मतलब बच्चे का सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये नहीं सिर्फ उसके मात्रात्मक ज्ञान यानी वो कितना जानता है, कितना याद कर सकता नहीं, उसके विचार का पता लगाना, उसे नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखना, उसके सामाजिक पक्ष का ध्यान रखना, बौद्धिक पक्ष, सबके बारे में जो मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम लोग व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष क्या क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक। ये सब मूल्यांकन के पक्ष हो जाएंगे। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक में होता है, जैसे आप पूछते हैं
कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं, तो 75 हैं। ये रटने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो जिससे ज्ञान होता है, मतलब जिसको आप तैयार कर सकते हैं पढ़ के, उसको ये संज्ञानात्मक नहीं आता। भावात्मक मतलब होता है कि जिसमें आपकी फीलिंग्स पता चले। भावात्मक पक्ष जिसमें आप फीलिंग्स के थ्रू आप अपने जवाब दें, उसमें भावात्मक पक्ष हो जाता है, भावात्मक मूल्यांकन हो जाता है। और कौशलात्मक मतलब होता है कि आप जो कार्य जो भी करते हैं व्यवहार में, जो आपके हैं कौशलात्मक कौशल है, प्रैक्टिकल में जो आप कितने कितने कौशल पूर्वक आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या खेल कूद में कैसे हैं, ये सब ये मूल्यांकन हो जाता है, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रमुख प्रकार प्रश्नों के क्या क्या हैं? उत्तर है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं, पहला है विचारोत्तेजक प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे उनको विचारों को उत्तेजित करें। शिक्षण प्रश्न और शिक्षण संबंधी प्रश्न जो करते हैं उनको शिक्षण प्रश्न कहते हैं। स्मृति प्रश्न अभी हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। आपको याद है कि 75 जिले हैं तो 75 जिले हैं, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे, तो ये स्मृति आधारित प्रश्न हो जाएंगे। परीक्षण प्रश्न, उनका परीक्षण जिससे पता चलता है वो परीक्षण प्रश्न कराते हैं। समस्या प्रश्न, समस्या उत्पन्न करने वाले, जैसे पूछ लें कि बच्चे से पूछ लें कि अगर जो पृथ्वी पे पानी नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये समस्या एक हो गया। तो बच्चा तरह तरह से सोचेंगे और अलग अलग जवाब देंगे, और ये सोच के जवाब देंगे और इसका उत्तर देंगे, तो इसलिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तुलनात्मक प्रश्न हो गया कि तुलना करने वाला, और बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन भारी होगा, ये तुलनात्मक। और जो बच्चे जो सेकेंड और थर्ड के बच्चे होंगे उनसे आप ये प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को तुलनात्मक प्रश्न कहते हैं। अब बोध प्रश्न कहते हैं जिनमें उनके समझ का पता लगता है और वो समझ के आधार पर उत्तर देते हैं, उनको बोध आधारित प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, अगर जो ज़्यादा फास्ट लगे, मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले वीडियो से मैं थोड़ा स्लो बोलने लगूंगा, और जो ठीक है तो कोई बात नहीं, तब ठीक ही है। प्रश्न संख्या 90 है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। परीक्षण में वैधता का मतलब यही है कि जिसके लिए जो हम विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो उसका उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं, तो वही वैध माना जाएगा ना। अदरवाइज अब अगर आप कोई भी बल टॉपिक है, बल पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और हम कुछ और ही बता रहे हैं, उसके ज्ञान दुनियादारी बता रहे हैं, दुनियादारी और बहुत सारा और पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हम तो 2 घंटा लेक्चर दे के चले जाएंगे, 1 घंटा लेक्चर दे के चले जाएंगे, लेकिन ये वैध नहीं होगा, ये ज्ञान उसके लिए वैध नहीं होगा। जो जिस काम के लिए जो परीक्षण, जो पाठ्यक्रम है उसका जिससे संबंधित पढ़ा रहे हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, इसी को हम वैध शिक्षण बोलते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? फिर से वही चीज आ गया, क्रियात्मक शोध। उत्तर, विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या अगला है 92, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को समझाइए। भावात्मक पक्ष क्या होता है? उत्तर, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करने से है। अभी हमने पीछे भी बताया था, भावात्मक पक्ष का मतलब होता है बच्चे के रुचि का, उसके भाव का पता लगे, उसका दृष्टिकोण क्या है, मनोवृत्ति क्या है, अभिवृत्तियों क्या है, उसका मतलब इंटरेस्ट किस में है, क्या पढ़ना चाह रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बच्चा कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या सोचता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना ही भावात्मक पक्ष है। ये उसका भावात्मक पक्ष हो जाएगा, उसकी मन की बात। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 93 है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष भी कहा जाता है।
तो मूल्यांकन के अंदर संज्ञान समभावी पक्ष में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक, ये तीनों पक्ष आ जाते हैं। इसको हम संज्ञान सहगामी पक्ष बोलते हैं। इनमें आपको उसके स्मृति आधारित शिक्षण उसके ज्ञान का भी पता लगाते हैं, भाव आधारित ज्ञान का भी पता लगाते हैं, और कौशल में कितना वो तेज है, कौशलात्मक ज्ञान क्या है, कितना है, किस स्तर तक है, ये सब भी पता लगाते हैं। इसको हम संज्ञान सहगामी पक्ष बोलते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। फिर से युग्म मूल्यांकन एक बार और आ गया, ये 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। वही चीज ऊपर हमने यही चीज बताया था कि विद्यार्थी एक दूसरे का मूल्यांकन खुद करते हैं और एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, और ऐसे प्रश्न जोड़े में तैयार किए जाते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी या दूसरा विद्यार्थी पहले विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है और वो आपस में ही अपना आकलन करते हैं। इसको हम युग्म मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन तो बहुविकल्पी में इतनी बार आया था, फिर से यहाँ पे आ गया अति लघुत्तरी में भी। ये भी प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर है, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, जिससे छात्र के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का पता लगाकर मूल्यांकन होता है। पता देखिए छूट गया है यहाँ पे, यहाँ पता होना चाहिए। पता लगाकर मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन का अर्थ ये होता है वो शिक्षण कार्य के साथ साथ चलता है, वो प्रतिदिन होता है। जो शिक्षार्थी होता है उसका शिक्षक डेली बेसिस पे उसका मूल्यांकन करता है और उसके कमजोर पक्षों का पता लगाता है, उनकी कमियों को पता लगाता है और दूर करते हुए और साथ साथ मूल्यांकन होता है। और सबसे प्रभावी सतत मूल्यांकन ही होता है। सतत मूल्यांकन के बिना मूल्यांकन अधूरा है और बच्चों का विकास प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 96 है, व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। उत्तर, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक मूल्यांकन करना है। वही चीज़ है, फिर से आ गया व्यापक मूल्यांकन, मतलब उनके विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन है। इसके पीछे हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 97 है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं। यह भी प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर है, बच्चों की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक के डील डॉल एवं भार में वृद्धि इससे मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण करने, रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। ये हो जाएगा आपका बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि में से आशय। प्रश्न संख्या 98 है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों दो अथवा दो से अधिक में एक सूची। जोड़ा बनाने वाले सिंपली आप समझिए, जोड़ा बनाने वाले होते हैं जो एक लाइन में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और दूसरी सूची में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं या 6 दिए रहते हैं, और पहला का तीसरा होगा। जो मिलान प्रश्न होते हैं ना, उन्हीं को हम जोड़ा बनाने वाले प्रश्न कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा समझिए। लेकिन आपको तो लिखना है, तो देखिए क्या है दिया हुआ है। जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों में एक सूची के एकांशों को दूसरी सूची के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। जोड़ा बनाने वाले प्रश्न में जो ये ब्रैकेट में दिया है ना, इसको आप पढ़ेंगे और इसको आप तैयार करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको छोड़िए और जो केवल बिना ब्रैकेट का है उसको पढ़ जाइए, एकदम आसान है ये। प्रश्न संख्या 99 है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। उत्तर, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत में लोगों के द्वारा संस्था समान परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। तो क्रियात्मक शोध का मतलब है कि जो भी शिक्षा में समस्याएं हैं उनको शिक्षक और शिक्षार्थी खुद मिलकर दूर करें, जिससे उनकी समस्याएं दूर होंगी। प्रश्न संख्या 100 है,
क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? उत्तर, क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक शोध वही चीज़ फिर से आ गया कि क्रियात्मक शोध का मतलब यही है, जो शिक्षण कार्य में जो भी परेशानियां, कठिनाइयां और उसमें समस्याएं आ रही हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलके खुद ही उसका हल निकालें और उस पर शोध कार्य करके उसका उसका सही उत्तर निकालें और उसका हल निकालें, उसी को हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2017 और 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर, न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या में चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। कि एक कोई समूह है और उसके समूह द्वारा एक प्रधान चुना जाता है कि जो जो भी उन सब में समस्याएं होंगी उनको दूर करेगा और उसको उसका प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब उनके सामने से आगे से वो बोलेगा। इसी को न्यायदर्श कहते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध से ही तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। आप इसको छोड़ के ना जाइएगा, क्रियात्मक शोध को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये भी प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। ये हर साल पूछ रहा है, क्रियात्मक जो शोध है ये हर साल आ रहा है। और ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 8-10 नंबर का तो केवल क्रियात्मक शोध से हर पेपर में पूछा हुआ है। उत्तर है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है कि उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या से किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकन करना, जिससे उसकी वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। तो क्रियात्मक शोध का जो अवलोकन है मुख्यतः जो होता है शिक्षक करता है। जो बच्चे हैं शोध कार्य कैसे कर रहे हैं, उनकी विधियों को देखता है और उनकी एक्टिविटी को देखता है और उनमें देखता है कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इन्हीं अवलोकनों के आधार पे ही उसका निर्णय लिया जाता है कि क्या किस हल तक बच्चे पहुँचे हैं, समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। ये सब शिक्षक निर्धारित करता है अवलोकन के द्वारा। प्रश्न संख्या 103 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय है। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, क्रियात्मक शोध से प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। इसके आगे है प्रश्न संख्या 104 है, शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है, समझाइए। उत्तर, शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। अब शून्य परिकल्पना का अर्थ आप सबसे पहले इतना तो आप जानते हैं कि निश्चित अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। अब शून्य परिकल्पना क्या है, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर जो आपका सर दर्द कर रहा है, सर दर्द का आप दवा ले रहे हैं, तो आपका ये पूर्ण परिकल्पना है, मतलब आपका पूर्ण कल्पना है। परिकल्पना मतलब होता है निश्चित कल्पना, यानी पूर्ण निश्चित कल्पना है कि आपका सर दर्द जो होगा ठीक होगा, यानी दर्द कम होगा। और उसकी शून्य परिकल्पना है कि वो सर दर्द ठीक नहीं होगा या कम नहीं होगा। सर दर्द कम होने की शून्य परिकल्पना है कि दवा लेने के बाद भी आपका सर दर्द कम नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं शून्य परिकल्पना, यानी वो परिकल्पना है ही नहीं, यानी निश्चित ही आपका सर दर्द थोड़ा कम होगा, तो इसलिए उसको हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। इस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरह से शून्य परिकल्पना को समझ सकते हैं। प्रश्न क्या 105 है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? उत्तर, क्रियात्मक शोध के चरण हमेशा अंतिम चरण पूछता था। देखिए यहाँ दिया हुआ है अंतिम चरण निष्कर्ष, लेकिन यहाँ सभी चरण पूछा है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ भी है, तो आप सबको बताना पड़ेगा। पहला है समस्या चयन, सबसे पहले आप समस्या को चयन करेंगे कि क्या है समस्या। दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, उसको हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में है क्या समस्या। तीसरा है समस्या सीमांकन। चौथा है समस्या के
संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों पर विश्लेषण करना, उसके कारण पता करना और उसमें काम करना। क्रियात्मक जो पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, मतलब उसमें हम कल्पना करेंगे कि ये उत्तर हो सकता है। छठवां है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना, उसके बाद ये करेंगे हम लोग। और सातवां है विश्लेषण करना। विश्लेषण तो पहले हो चुका है, यहाँ संश्लेषण होना चाहिए हमारे हिसाब से। संश्लेषण करना तो सबको संजोएंगे, सबको हम इकट्ठा करेंगे, जो भी हम विश्लेषण अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किए हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे। लास्ट में हमको सातवां है निष्कर्ष हमको पता चल जाएगा, इसी को निष्कर्ष बोलते हैं। यही कई बार पूछा गया था क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है, तो यही है, लास्ट में हमको निष्कर्ष निकलता है। प्रश्न संख्या 6 क्या है? 106 सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? प्रश्न के ये 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर है, ये एक वर्ड का क्वेश्चन है याद करने वाला। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, इतना आप याद रखेंगे, की गई थी। प्रश्न 107 है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। उत्तर है निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है, पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो निबंधात्मक मतलब ऐसे ही पता लग रहा है, निबंधात्मक मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप निबंध के थ्रू यानी उसका भाव का पता लगाते हैं। तो यही दो ही प्रकार का ही ना होता है, ये एक लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न भी 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 118 है विश्वसनीयता किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है। विश्वसनीयता ये भी हम लोग कई बार पढ़े हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं आ गया है तो। विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। इसका मतलब है कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो विश्वसनीय हो। इसका मतलब कि और जो कोई भी उसको टॉपिक समझाया जा रहा है और उसके बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं तो उसका आंसर सेम होना चाहिए, तभी शिक्षा विश्वसनीय है। अदरवाइज वो विश्वसनीय नहीं है, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर जो आप बच्चे का पूछ रहे हैं और जो किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है आपने पढ़ा दिया, तो मोदी, नरेंद्र मोदी है, तो बच्चे से बार बार पूछा जाए तो सेम जवाब देना चाहिए कि उनको नरेंद्र मोदी ही बताए। तो इसका मतलब बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं है, उसने सही सीखा है। या बच्चे को नाउन का डिफिनीशन आप बता दे रहे हैं तो कितना बार भी उसका आप टेस्ट लें, परीक्षण करें तो उसका आंसर वो समान अंक प्राप्त करे। इसका मतलब कि वो पूरा में पूरा 2 नंबर का नाउन का डिफिनीशन है तो 2 नंबर ही पाए, उसमें गलती ना करे। तो इसका मतलब बच्चे में कन्फ्यूजन नहीं है, बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है और उसका कंसेप्ट क्लियर है। तो इसको हम विश्वसनीय शिक्षा बोलते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं इसको हम। प्रश्न संख्या 109 है निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। और अथवा करके निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। तो उत्तर देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है। मतलब निदानात्मक परीक्षण वो होता है कि इससे पता लगाते हैं कि उसका जो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा किस तरह का जो शिक्षा है, उसमें जो शिक्षा में उसमें कहाँ कमी रह गई है, उसकी कमियों को पता लगाते हैं। और अब पूछा है ना कि किस प्रकार के छात्रों को, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को ये दिया जाता है, जिनमें कमी रहती है उनको ये परीक्षण दिया जाता है। आगे देखते हैं। तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा, वही चीज़ हमने बोला कि कितना सीख लिया है, कितना बचा है, इससे हम पता लगाते हैं, उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदान आगे दिया है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र में छात्र को विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करता है। निदानात्मक परीक्षण का यही मतलब होता है कि जो भी बच्चे में कमियां रह गई हैं उस कमियों को पता लगाना और उसको दूर करना उपचार कहलाता है।
तो उसके बाद उसको उपचार करके उसको उचित शिक्षा मिले, ये निदानात्मक शिक्षण की विशेषताएं हो जाएंगी। और ये एक और चीज़ यहाँ पूछा हुआ है ऊपर, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है, इसका उत्तर इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली इसी में समाहित है, लेकिन आप लिख देंगे कि निदानात्मक परीक्षण विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को दिया जाता है, तथा कोई जरूरी नहीं है कि विशेष ही हो, जिसमें कमी है, जो बच्चा सामान्य है उसमें भी जिसमें कमी है, जिसमें कहीं कमी रह गई है, या जिसके कमज़ोर पक्ष अभी भी हैं शिक्षण के बाद भी, उस प्रकार के विद्यार्थियों को उनके कमियों का पता लगा के उनका उपचार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उस उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसको हम इस प्रकार के छात्रों को हम निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, इतना आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा के मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों को की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। मूल्यांकन का मतलब वही हुआ कि बच्चे का पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। और जो मूल्यांकन ना हो, केवल शिक्षण ही दिया जाए बच्चे को, तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा सच में सीख भी रहा है कि नहीं, और बच्चे में के किस क्षेत्र में कमी है, कौन सा क्षेत्र उसका मजबूत है, बच्चे का शिक्षण कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक किस स्तर तक हुआ है, ये सब मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 111 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? उत्तर, शैक्षिक मापन एक ऐसा वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। शैक्षिक मापन से ही, यहाँ पे लिखा है कि शैक्षिक मापन से ही उनके गुणों और दोषों का पता लगता है, और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके गुण को ही उनका क्रमबद्ध उनके बारे में बताया जाता है शैक्षिक जो मापन के द्वारा ही, शैक्षिक मापन से, कि वो उनमें क्या क्या गुण हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे सबका ज्ञान शैक्षिक मापन से होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर, परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। परीक्षण का अर्थ है कि परीक्षण होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए, कि जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं वो हमें पता चले, विश्वसनीय होना चाहिए, कि बच्चे से हम बार बार प्रश्न पूछे तो सेम आंसर दे, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा मतलब उसमें एग्जाम्पल दे के या फिर उसको ऑप्शन दे के पूछा जाना चाहिए। और वस्तुनिष्ठता से आदमी व्यापक मूल्यांकन हो जाता है कि अपने सभी पाठ्यक्रम के सभी क्षेत्रों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा। तो ये सब परीक्षण का अर्थ होता है। ये तीनों चीज़ें, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये परीक्षण में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 113 है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? उत्तर, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, ये मूल मंत्र है। ये कोट है जो हम लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न में भी मिला था और अति लघु उत्तरी में भी पहले क्लास में हमने पढ़ा था। क्रियात्मक शोध का ये मूल मंत्र होता है, इसको आप तैयार रखेंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में। प्रश्न 114 है, शैक्षिक शोध क्या है? उत्तर, शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। शैक्षिक शोध वही चीज़ है कि फिर से सेम चीज़ वही लिखा है, फिर बार बार पूछा जा रही है। 2019 और 2022 में फिर से पूछा गया है कि शैक्षिक शोध वही होता है कि जो शिक्षण कार्य में जो भी कमियां रह जाती हैं उसमें, या फिर कोई समस्या उत्पन्न होती है उसमें, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर काम करते हैं और समस्या का हल निकालते हैं, तो उसको हम शैक्षिक शोध कहते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या क्या है? पहला है, इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता लगता है। आपके विचार क्या है, आप लिखित परीक्षा के द्वारा पता लगता है। आप सोच समझ के ही
लिखित कार्य करते हैं। कोई भी प्रश्न लिखित पूछा जाता है तो अपने दिमाग के द्वारा सोच के उसका उत्तर देते हैं, जिससे आपकी अभिव्यक्ति का पता लगता है। दूसरा है, लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी होती है। आप किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कैसे लिखते हैं, इससे आपकी भाषा का भी पता लगता है लिखित परीक्षा से। तीसरा है, लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। आप अपने आंसर को, अपने उत्तर को कैसे प्रस्तुत करते हैं अपने नोटबुक में या अपने कॉपी में, तो इससे आपको पता लगता है कि आपकी प्रस्तुतिकरण मतलब आप प्रस्तुत करने की आपकी शैली कैसी है, आपके लैंग्वेज कैसे है और आपका विचार क्या है, ये सब आपको लिखित परीक्षा द्वारा पता लगता है। प्रश्न संख्या 116 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? ये प्रश्न भी 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है, सामाजिक कौशल जो होता है इसका पहला जो उपकरण होता है वो प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है समायोजन, तीसरा निर्देशित अनुक्रिया, चौथा है यंत्रीकरण और पांचवा है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ये जो है मूल्यांकन के उपकरण होते हैं, इसको आप याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 117 है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। तो मूल्यांकन ना होगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या दिया है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है, मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चे के बारे में, उनकी अच्छाइयों का पता लगता है, उनके गुणों का पता लगता है, उनकी विशेषताओं का पता लगता है। यही सब बोला है और उसमें सामाजिक व्यवस्था बनाने में ये सहायक होती है। मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। मूल्यांकन के द्वारा ही अलग अलग बच्चों का अलग अलग उसमें सोचने की समय क्षमता होती है, अलग अलग उनका गुण होता है, अवगुण होता है, ये सब अलग अलग प्राप्त होता है। आज मान लीजिए 20 स्टूडेंट का क्लास है, उसमें 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनमें 10 में कोई कमी नहीं है, और जो 10 हैं उनमें कुछ कुछ कमी है। तो आप जब मूल्यांकन करेंगे, परीक्षा लेंगे, तब तो पता लगेगा कि 10 बच्चे जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा वीक है, तो उनको पर्सनल गाइड कर सकते हैं, उनमें पर्सनल आप ध्यान दे सकते हैं, तभी तो पता लगेगा। मूल्यांकन के द्वारा ये सब कुछ पता लगता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 118 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब जो भी आप बोल के, समझ के अपने विचारों को रखते हैं, इसमें क्या क्या, इसके साधन क्या है, किसके द्वारा आप रखते हैं, ये प्रश्न है। उत्तर है भाषा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है बोली। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलकर, जो भी इसमें भाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके पास सही भाषा है तो आप सही अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और व्याकरण है, अगर जो आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे और आपकी अभिव्यक्ति प्रभावी होगी। और जो आपके व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोलेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बोलेंगे, ये सारी कमियां आप में देखी जाएंगी। व्याकरण भी बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में सहायक है। और बोली है, आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए, उतराव चढ़ाव होना चाहिए, कहाँ उतराव होना चाहिए, कहाँ चढ़ाव होना चाहिए, कहाँ तेज बोलना होना चाहिए, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 119 है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। उत्तर पहला है, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करना, ये क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। मतलब कि क्रियात्मक शोध से हम विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं, उस शोध द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा है, छात्र एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास होता है। शोध द्वारा ही पता लगता है कि उनमें क्या क्या गुण हैं और किस किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, किस किस के चीज़, कौन कौन से चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और किसमें हमारी कमी रह गई है, उसको हम उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सभी सारी चीज़ें हमें क्रियात्मक सोच से ही पता चलती हैं। तीसरा है, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। शोध के द्वारा हमें नई नई चीज़ों का ज्ञान होता है और सबका हेल्प होता है, सब कुछ न कुछ सीखते हैं, और शोध कार्य में आप भाग लेते हैं तो सबका हेल्प होता है, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, निरीक्षक, सबके लिए, और शिक्षक, सब इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर,
छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, ये क्या है, उपचारात्मक के विशेष विधि है। उपचार मतलब होता है जो भी कमियां हैं उनको उनको दूर करना, उसी को ही उपचार कहते हैं। उसी को और उसको दूर करके और उसको सही दिशा में सही शिक्षण देना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। और जो छात्र के प्रत्येक छात्र का अलग अलग कमियां अलग अलग होंगी, एक सभी छात्रों को तो एक क्षेत्र में और एक ही कमी तो होगी नहीं, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। कोई इंग्लिश में वीक होगा, किसी का मैथ वीक होगा, किसी का ईवीएस वीक होगा, तो सब पे अलग अलग आप ध्यान देंगे। जिसका जो पॉइंट वीक होगा, जो क्षेत्र वीक होगा, उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये होता है उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। तो इसी के साथ वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन इसी के साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है राजन सीरीज का। और अगले क्लास से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हम लोगों ने हर एक टॉपिक के हर एक जो भी प्रश्न को डिटेल में पढ़ा है, और अपने जो भी कंफ्यूजन थे और जो भी प्रश्न था उसको हम लोग डिटेल में पढ़ा है, जो जो दिया था वो भी, और उसका विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया है। मतलब सारे टॉपिक को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके पढ़ा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी कर रहे हैं। और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे सब्जेक्ट का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी बचा हुआ है वो आगे अपलोड हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पहला वीडियो देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप इसके पीडीएफ और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा।